यूएसए टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? इंटरव्यू डे पे कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं? अगर कोई फ़ीमेल एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं और वो अपनी बेबी की बर्थ यूएस में करना चाहती हैं, तो क्या B1 B2 एप्लीकेशन में ये रीज़न कवर्ड है या नहीं? एंड इंटरेस्टिंगली यूएसए टूरिस्ट वीज़ा मिलने के बाद क्या आप यूएसए ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? यूएसए में जहाँ चाहें घूम सकते हैं या नहीं? और आप यकीनन सोच रहे होंगे कि अगर यूएसए टूरिस्ट वीज़ा मिल गया तो हर जगह यूएसए में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा वाकई है? ये और ऐसे पूछे जाने वाले कई और अहम सवालात इनको हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ रिमेनिंग यूएसए टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस को भी कंप्लीट करेंगे। आज का व्लॉग विच इज़ पार्ट 2 ऑफ यूएसए टूरिस्ट वीज़ा इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट उन तमाम लोगों के लिए जो यूएसए ट्रैवल करना चाहते हैं एज अ टूरिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव व्लॉग ऑफ गुड टाइम्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। वो लोग जिन्होंने इस चैनल को फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है, आप सबको वेरी वार्म वेलकम। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड यू विल बी सब्सक्राइब इन द चैनल एंड बिकम द पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब गुड टाइम्स फैमिली। इस वक्त कराची में बारिश हो रही है एंड मी एंड माई फैमिली वी आर हेडिंग टू द एयरपोर्ट। हम फैमिली ट्रिप ले रहे हैं टू टर्की, जो कि आप आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यूएसए टूरिस्ट वीज़ा सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, किस तरह से क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं यूएसए टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए इन फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसे हमने बिल्कुल स्टार्ट से पार्ट 1 में कवर किया था, जिसमें शामिल था टाइप ऑफ वीज़ाज़, टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस, जिसके फर्स्ट 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट किए थे, इंक्लूडिंग फिलिंग DS 160 फॉर्म, जो मैंने स्टार्ट से एंड तक आपको एक एक फील्ड फिल करके बताया था। और आज के इस व्लॉग में यूएसए टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस के रिमेनिंग 4 स्टेप्स हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अहम सवालात आपके, उनका जवाब भी मैं दूंगी। हम यूएसए टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेस को सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं, तो अगर आपने किसी भी वजह से पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो प्लीज़ पहले देख लें। यूएसए टूरिस्ट वीज़ा पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं उन्हें मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई ट्रैवल कंसल्टेंट या वीज़ा एजेंट नहीं हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन यूएसए टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ बेस्ड ऑन माई ओन डिटेल रिसर्च, जो कि मैंने अपनी और अपनी फैमिली के यूएसए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने से पहले की थी। और इसी नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेसिस पर मैंने अपना और अपनी फैमिली का यूएसए टूरिस्ट वीज़ा हासिल किया इन फर्स्ट अटैम्प्ट, डिस्पाइट 90% ऑफ द पीपल टेलिंग मी कि मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इट अप्रूव फॉर माई सेल्फ एज वेल एज फॉर माई फैमिली। उसके बाद से बहुत सारे लोग दे डू अप्रोच मी एंड आस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यूएसए टूरिस्ट वीज़ा, सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू हेल्प एवरीवन एंड व्हाई नॉट टू मेक अ सीरीज़ ऑफ इट, ताकि वो तमाम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को वो देखते हैं, उनको हेल्प मिल सके और उनकी जो सवालात हैं शायद मेरे इस व्लॉग और इस सीरीज़ से उनकी कुछ परेशानियाँ हल हो सकें एंड दे आर एबल टू गेट देयर यूएसए वीज़ा अप्रूव। तो अब हम यूएसए टूरिस्ट वीज़ा पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं यूएसए टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस के 3rd स्टेप से, विच इज़ पेइंग वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। सो पार्ट 1 में हमने DS 160 फॉर्म सबमिट कर दिया था। फॉर्म सबमिट करते के साथ ही आपको ईमेल पे कॉन्फर्मेशन आ जाएगी दैट योर DS 160 फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पेइंग वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल होती है। नॉन रिफंडेबल मींस कि एक मरतबा आपने ये फ़ी पे कर दी, विच इज़ $185 फॉर पाकिस्तान, तो ये फ़ी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, चाहे आपका वीज़ा अप्रूव हो या ना हो, या आप वीज़ा को आगे प्रोसेस करें या ना करें। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि ये मेरी एप्लीकेशन की फ़ी है। अगर मैं साथ अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की, किसी की भी एप्लीकेशन साथ कर रही हूँ, तो मेरी ये फ़ी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं होगी, राइट। सो जिस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में ये फ़ी पे की जा रही है, ये सिर्फ उसी एप्लीकेशन के लिए होगी। दूसरी ज़रूरी बात कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी, ना आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, विच मीन्स के वीज़ा ही नहीं मिलेगा। सो आफ्टर सबमिटिंग DS 160 फॉर्म, द नेक्स्ट स्टेप इज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। US ट्रैवल डॉग्स की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपने डिपॉजिट स्लिप जनरेट करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, कितने लोगों की फ़ीस है वो डिटेल एंटर करनी है, और वो डिपॉजिट स्लिप जनरेट करने के बाद आपने एलाइट बैंक की ब्रांच में जाके अपनी फ़ी पे करनी है।
ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये मेरी डिपॉजिट स्लिप है जब मैंने वीज़ा फ़ी पेमेंट की थी एलाइट बैंक में। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी या मशीन रीडेबल वीज़ा फ़ी जिसे MRV फ़ीस भी कहते हैं, जैसे ही आप ये पे करेंगे तो आपके पास MRV रिसीट नंबर आपको मिलेगा, जो कि फ़ी पे करने के कुछ घंटों के बाद ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप अपना इंटरव्यू स्केड्यूल कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये MRV नंबर आपकी एप्लीकेशन पे अपडेट हो चुका होगा। So MRV receipt number is very important for scheduling your visa interview. Next step, scheduling your visa interview. वीज़ा इंटरव्यू आप 1 साल 365 डेज़ के अंदर स्केड्यूल कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ़ योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। कोशिश करें कि आपका इंटरव्यू जल्द स्केड्यूल हो जाए, लेकिन इंटरव्यू डेट सेलेक्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू के दिन लेके जाने हैं उससे पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकें। तो बहुत जल्दी इंटरव्यू स्केड्यूल ना करें कि आपने 3 या 4 दिन के बाद ही इंटरव्यू स्केड्यूल कर लिया। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये मत कीजिएगा। कम से कम आप 2 हफ्ते का टाइम रखिएगा ताकि आप अपने केस में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकें जो इंटरव्यू डे पे आपको ले जाने हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी आपने कंप्लीट कर ली है, जो कि हम आने वाले ब्लॉग में कवर करेंगे, तो आप अपना इंटरव्यू जल्द से जल्द भी स्केड्यूल कर सकते हैं। इंटरव्यू बुक करने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे, वहाँ स्केड्यूल इंटरव्यू या बुक इन अपॉइंटमेंट के नाम से ऑप्शन होगा, वहाँ MRV नंबर आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका होगा। उसके बाद वो आपके सामने एक स्केड्यूल देगा, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। इंटरव्यू कॉन्फर्मेशन की रिसीप्ट आपको ईमेल पे आ जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन रिसीट है। एप्लीकेंट डिटेल्स, इसमें मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और 3 एप्लीकेंट्स थे, मैं और पेरेंट्स। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स 3 आ रहा है। इसके साथ काउंसलर अपॉइंटमेंट डिटेल्स जो मैंने एग्जैक्ट स्केड्यूल बुक किया है, और साथ ही डॉक्यूमेंट डिलीवरी इन्फॉर्मेशन। तो इंटरव्यू बुक करते हुए वो आपसे पूछता है कि आपने डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट पिक करना है या आपने कोरियर करवाना है। सो मैंने पिकअप का ऑप्शन चूज़ किया था और मेरे पास लोकेशन आ रही थी कि जी पासपोर्ट आप कहाँ से पिक कर सकते हैं। वो मैंने लोकेशन एमरल्ड टावर, क्लिफ्टन, कराची सेलेक्ट की और इस तरह से मेरी बुकिंग कन्फर्म हो गई। सेकेंड पेज पे MRV की डिटेल्स होती हैं, जिसका प्रिंट आउट आप अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल में लगा देंगे जो आपने इंटरव्यू डे पे साथ ले जानी होगी। सो आई होप यहाँ तक का प्रोसेस आपको क्लियरली समझ आ गया है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 5th स्टेप ऑफ USA टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस, विच इज़ मेकिंग अ फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ाइल में लगाने हैं जो आप वीज़ा इंटरव्यू डे पर साथ लेकर जाएंगे, इसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अहम कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। B1 B2 एप्लीकेशन है क्या? ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अपनी इंटेंशन शो करते हैं कि जी हम USA कुछ दिनों के लिए विज़िट करना चाहते हैं टूरिज़म या बिज़नेस की इंटेंशन से और वापस अपने मुल्क आ जाएंगे। लेकिन USA का INA डिपार्टमेंट, INA इज़ इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट, वो इस चीज़ को प्रिज्यूम करता है कि हर B1 B2 एप्लीकेंट एक इंटेंडिंग इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट का मतलब जो USA में हमेशा रहना चाहते हैं, जबकि B1 B2 इज़ नॉट एन इमिग्रेशन एप्लीकेशन, इट इज़ अ नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेशन जो कि कुछ दिनों के लिए आप जाते हैं और आते हैं। लेकिन INA ये प्रिज्यूम करता है कि जी हर B1 B2 एप्लीकेशन का मकसद ये है कि वो एप्लीकेंट जाके USA में हमेशा के लिए रह जाएगा। ये वो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए करते हैं और इसीलिए जो काउंसलर ऑफिसर है वो हर B1 B2 एप्लीकेशन को बहुत डिटेल में रिव्यू करता है। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, इन सब से ये प्रूव करना होता है दैट वी आर नॉट एन इंटेंडिंग इमिग्रेंट। हम B1 B2 एज ए टूरिस्ट और बिज़नेस पर्पसेस के लिए ही लेना चाह रहे हैं और कुछ दिन के लिए US जाएंगे और हमें हर हाल में वापस अपने कंट्री आना है। और इसीलिए हमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने चाहिए जो हमारी एप्लीकेशन को ना सिर्फ सपोर्ट कर सकें बल्कि इन तमाम पॉइंट्स को भी प्रूव कर सकें। नंबर 1, पर्पस ऑफ द ट्रिप, कि हमारा USA विज़िट करने का पर्पस बिज़नेस या टूरिज़म है। नंबर 2, लेंथ ऑफ द ट्रिप, कि हमारा USA विज़िट करने का जो पर्पस है, इंटेंशन है, वो स्पेसिफ़िक है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, टेम्पररी है, कुछ दिनों के बाद हम USA से चले जाएंगे और अपने कंट्री वापस आ जाएंगे। नंबर 3, एविडेंस ऑफ फंड्स,
कि हमारे पास इतने फ़ंड्स मौजूद हैं कि हम अपना या अपनी फैमिली का एक्सपेंसेस हैं यूएसए के, वो तमाम कवर कर सकते हैं। एंड नंबर 4, टाइज विद योर होम कंट्री, कि हमारी जो रेजिडेंस है वो यूएसए के बाहर है और जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं वहाँ हमारे इतने स्ट्रॉन्ग सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल टाइज़ हैं कि हमें हर हाल में अपनी कंट्री वापस आना है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने इन चारों को सही से एड्रेस कर लिया तो आपका यूएसए वीज़ा गारंटीड है। ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ यूएसए टूरिस्ट वीज़ा। सो आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पर। तो ये है मेरी फ़ाइल और अब मैं आपको बता रही हूँ लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने फ़ाइल में लगाने हैं और जो आप अपने इंटरव्यू डे अपने साथ लेके जाएंगे। सबसे पहले है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS 160 फॉर्म, जो कि आप अपने पास डाउनलोड करेंगे और आप इसका प्रिंट आउट रखेंगे और फाइल में लगाएंगे। नेक्स्ट इज़ योर वैलिड पासपोर्ट, जिसकी एक्सपायरी कम से कम 6 मंथ्स की बाकी होनी चाहिए। थर्ड इज़ योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और आपकी फ़ोटोग्राफ 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जब आप फोटोग्राफ़र के पास जाएंगे और आप उसे बताएंगे कि जी आपने यूएसए वीज़ा अप्लाई करना है, तो उनको भी आइडिया होता है। नंबर 4, रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, इसकी रिसीट आप अपने साथ फाइल में रखिएगा। नंबर 5, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री फॉर द लास्ट 10 ईयर्स यूएसए में या यूएसए के अलावा किसी और कंट्रीज़ में। नेक्स्ट इज़ कॉन्फर्मेशन ऑफ योर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। जब आप इंटरव्यू बुक करते हैं तो ईमेल पे आपको कॉन्फर्मेशन आती है, उसका प्रिंट भी आपके पास इस फाइल में लगा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। जब हम DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे, आपको याद होगा उसमें एक सवाल होता है जिसमें पूछा जाता है कि आपका ये ट्रिप कौन फाइनेंस करेगा, आप ख़ुद करेंगे, कोई और करेगा, आपका एम्प्लॉयर करेगा, US में कोई शख्स करेगा। जिस पर हमने सेल्फ़ का ऑप्शन चूज़ किया था, मींस के ये ट्रिप हम खुद फाइनेंस करेंगे। तो अगर आप सेल्फ़ का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको अपनी अकाउंट स्टेटमेंट लगानी है। अगर कोई और आपका ट्रिप फाइनेंस करेगा तो आपने उसकी अकाउंट स्टेटमेंट लगानी है। बेसिकली इस अकाउंट स्टेटमेंट के थ्रू ही वो इस चीज़ को जज करेंगे कि क्या आप फाइनेंशियली इतने केपेबल हैं कि अपना यूएसए ट्रिप आप फाइनेंस कर सकें अपना, और साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स का, अगर यूएसए वीज़ा एप्लीकेशन में आपने उनका भी अप्लाई किया है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट्स परचेज़ किए हुए हैं, म्यूचुअल फ़ंड में आपकी इन्वेस्टमेंट है, प्राइस बॉन्ड्स आपने लिए हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके सर्टिफिकेट भी आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। सो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगी आपकी फ़ाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, आपकी फ़ाइनेंशियल कैपेबिलिटी को, कि जी आप इतने साउंड हैं कि आपके पास फ़ाइनेंशियली इतने एसेट्स हैं कि आप अपना और अपनी फैमिली का यूएसए ट्रिप को फाइनेंस कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो आप दें वो मैच करना चाहिए उस एड्रेस से जो आपने अपनी DS 160 एप्लीकेशन में मेंशन किया है। इसके लिए आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ रख सकते हैं। आपका NIC या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका यूटिलिटी बिल, पानी का, गैस का, बिजली का बिल रीसेंट होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और इसमें वही एड्रेस हो जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया है। और अब हम आते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन के पर्पस को और उन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सपोर्ट कर सकें, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, सो आप अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ज़रूर निकलवाएं। ये सर्टिफिकेट बेसिकली बताता है कि जी आप XYZ एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, इस डेट को ज्वाइन किया था, आपकी सैलरी ये है, आप अभी तक एम्प्लॉयड हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस तरह का वो सर्टिफिकेट निकलता है। इस सर्टिफिकेट से US काउंसलर को पता चलता है कि जी आपके अपने कंट्री से फाइनेंशियल टाइज़ हैं क्योंकि आपकी वहाँ पर जॉब है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो मेक श्योर यू हैव द एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम योर HR डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा विजिटिंग कार्ड, अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आपका विजिटिंग कार्ड बना हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स में रख लीजिएगा। और अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो आपके बिज़नेस का प्रूफ होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपके बिज़नेस की अकाउंट स्टेटमेंट हो सकती है, आपके विजिटिंग कार्ड्स हो सकते हैं, या कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो सकता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो चाहे आप एम्प्लॉयर हैं, चाहे आप बिज़नेस ओनर हैं, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा, उसके लास्ट 3 ईयर्स के इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए।
आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिस घर में आप रह रहे हैं या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है और वो आपके नाम पर है, तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। नाउ अगेन दिस विल इंश्योर कि आपकी कंट्री से आपके स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, वहाँ आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है और वहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके नाम पर है या जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपके नाम पर हैं। नेक्स्ट यूएसए ट्रिप आइटिनरी। आपने जब यूएसए जाना है वीज़ा मिलने के बाद, तो आपने किस शहर जाना है, किस डेट को जाना है, डे 1 पे आपने कहाँ जाना है, डे 2 पे आपने कहाँ जाना है। अगर आपका 10 डेज़ का प्लान है तो पर डे आपने कहाँ कहाँ विज़िट करना है। अगर आपने DS 160 फॉर्म में होटल मेंशन की थी तो मेक श्योर कि उस होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए ना। इस पर एक अहम सवाल क्या आता है कि हमें नहीं पता कि हमारा वीज़ा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, ऐसे में हम होटल बुक कैसे करें। तो बुकिंग आपने कंफर्म नहीं करनी, आपने फ्री कैंसिलेशन पे बुकिंग करनी है। फ्री कैंसिलेशन एक बुकिंग का ऑप्शन होता है जिसमें बग़ैर कोई पैसे दिए आप एक होटल को एक सर्टेन डेट के लिए बुक कर लेते हैं और वो होटल आपको ये ऑप्शन देती है कि एक सर्टेन डेट से पहले अगर आपने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने होते। वो डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो DS 160 का एक सवाल था जिसमें आपको अपना यूएसए ट्रिप की डिटेल्स ऐड करनी थी कि आप कौन से शहर रुकेंगे, किस डेट को आएंगे, कौन सी जगहों को विज़िट करेंगे, कहाँ स्टे करेंगे। सो मेक श्योर कि वो डिटेल्स और ये डिटेल्स दोनों मैच होनी चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है होटल बुकिंग का। सो मेक श्योर कि फ्री कैंसिलेशन पे आपने होटल बुक की हो। होटल बुक करने के साथ ही आपको ईमेल पे कॉन्फर्मेशन आ जाती है। उस कॉन्फर्मेशन का पेज आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर लगाइएगा। बुकिंग आप booking.com से भी कर सकते हैं, अगोडा से भी कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि फ्री कैंसिलेशन करने से पहले वो ऑप्शन आप सही से पढ़ लें जहाँ पे मेंशन हो कि जी आपने कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। इसी चीज़ को हम फैमिली टाइज से भी रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में, वेदर इट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसमें हमारी फैमिली है। हम यूएस से विज़िट करने जा रहे हैं बट वी आर लिविंग आवर फैमिली बिहाइंड। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग पॉइंट होता है कि जी ये एप्लीकेंट्स यूएसए टूरिस्ट के पर्पज़ से आएंगे और फिर यकीनन अपनी कंट्री वापस जाएंगे क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर हैं, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। तो मेक श्योर आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल भी आपके साथ होनी चाहिए। So these were some of the mandatory and supporting documents। आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उन 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हमने डिस्कस किए थे उनको सपोर्ट करता है तो आप वो भी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अहम सवाल जो कि यूएस टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे ऑफिस में भी काफ़ी जानने वाले लोगों ने ये सवाल किए थे। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस विद यू ऑल्सो। नंबर 1 इज़ बैंक बैलेंस। नाउ बैंक बैलेंस के हवाले से यूएसए की तरफ से कोई ऑफिशियल अमाउंट नहीं है कि एग्जैक्टली ये अमाउंट पर एप्लीकेंट होना चाहिए। बेसिकली आप जितने दिन यूएसए ट्रैवल करने जा रहे हैं, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में और DS 160 में मेंशन किया है, आपके पास इतने सफिशेंट फ़ंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए जो कि आपकी ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन यानी कि रिहाइश, आपका खाना पीना, आपका वहाँ पे ट्रैवल करना, घूमना फिरना, जो कि बेसिक एक्सपेंसेस हैं उतने दिनों के लिए जितने दिन आपने उसमें मेंशन किए हैं। तो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट या आपका बैंक बैलेंस इतना साउंड होना चाहिए कि उसमें सफिशेंट फ़ंड्स हों और यूएस काउंसलर ऑफिसर या यूएस इमिग्रेशन ऑफिसर को ये यकीन हो कि जी आप फाइनेंशियली साउंड हैं अपने ट्रिप को फाइनेंस करने के लिए, या आपका ट्रिप कोई और फाइनेंस कर रहा है तो उनकी अकाउंट स्टेटमेंट इतनी साउंड है कि ट्रिप फाइनेंस किया जा सकता है। सो दिस इज़ नॉट ऑफिशियल, लेकिन आपको एक रैंडम आइडिया देने के लिए रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंस, अगर आप एक एप्लीकेंट है और 7 दिनों के लिए यूएस ट्रैवल कर रहे हैं, एक हफ्ते के लिए, तो आपके अकाउंट में 7,000 से 7,500 US डॉलर तक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि PKR टर्म्स में तकरीबन 20 to 25 लाख के दरमियान है। अब इसमें आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर लोग ये करते हैं कि उनकी अकाउंट स्टेटमेंट में सफिशेंट फ़ंड्स नहीं होते। वीज़ा अप्लाई करने से पहले वो अपने किसी भी जानने वाले को कहते हैं कि जी आप मेरे अमाउंट में लेट्स से इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें ताकि मेरी अकाउंट स्टेटमेंट बेहतर हो जाए, और जब मैं 6 मंथ्स की स्टेटमेंट निकालूंगा तो आखिर में जो मेरे अकाउंट में अमाउंट आ रहा होगा वो इतना सफिशेंट होगा कि मेरा वीज़ा एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। लेकिन ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और विंडो ड्रेसिंग कहलाती है। अगर आप अपने अकाउंट में इमीडिएटली कोई फ़ंड्स ट्रांसफ़र करते हैं
तो यूएस काउंसलर ऑफिसर जब आपकी 6 मंथ्स की स्टेटमेंट देखेगा तो वो फ़ंड्स तो वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन उससे उसको ये इंप्रेशन आएगा कि ये फ़ंड्स आपके नहीं हैं या ये फ़ंड्स आपने सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन को हासिल करने के लिए ट्रांसफ़र कराएं। जो जेन्युइन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो ये होती है कि 6 मंथ्स की आपकी अकाउंट स्टेटमेंट में वो फ़ंड शुरू से रिफ्लेक्ट करने चाहिए। सो योर फ्लो फंड शुड बी कंसिस्टेंट। 6 महीने की स्टेटमेंट में शुरू में ही वो फ़ंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए और 6 महीने तक वो फ़ंड्स आपके अकाउंट में स्टैटिक होने चाहिए। उसमें एडिशन हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि फ़ंड्स आपके अकाउंट से एकदम से बहुत सारे निकल गए, बीच का बहुत सारा अरसा 2-3 महीने आपके अकाउंट में ज़्यादा फ़ंड्स नहीं थे और फिर वन फाइन डे एकदम से बहुत सारे फ़ंड्स आ गए। सो ये बहुत ही वीक क्राइटेरिया होता है और यूजुअली काउंसलर ऑफिसर्स इसको बहुत ही नेगेटिव ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज़, क्या अकाउंट स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि अगर लेट्स से आप 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 4 DS 160 फॉर्म आपने सबमिट किए होंगे और हर DS 160 फॉर्म में एक सवाल जिसमें वो ट्रिप फाइनेंस करने के बारे में पूछता है कि जी आप खुद से अपना ट्रिप फाइनेंस करेंगे, कोई फैमिली मेम्बर करेगा, कोई एम्प्लॉयर करेगा, US में कोई करेगा, तो वहाँ आपने क्या जवाब दिया है, उस जवाब के अकॉर्डिंगली उसी शख्स का अकाउंट स्टेटमेंट आप उस एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। तो अगर 4 फैमिली मेंबर्स हैं और 4 DS 160 फॉर्म हैं तो एक अकाउंट स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा लोगों की अकाउंट स्टेटमेंट भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने DS 160 फॉर्म में फाइनेंसिंग वाले क्वेश्चन पे क्या ऑप्शन चूज़ किया था। अगला सवाल है कि क्या USA B1 B2 वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ $185 क्या वो रिफ़ंडेबल होती है? तो इसका जवाब है नहीं, वो रिफ़ंडेबल नहीं होती। एक मरतबा अगर आपने वो पे कर दी, यू कैन नॉट गेट इट बैक। अगला सवाल है USA टूरिस्ट वीज़ा के कंप्लीट प्रोसेस का एक्सपेंस। तो USA टूरिस्ट वीज़ा का एक्सपेंस जो है मेनली वो तो आपकी ये $185 होती है जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है। इसके अलावा माइनर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर फ़ोटोग्राफ बनवानी है, आपकी 6 मंथ से पुरानी है तो नेचुरली आपको फ़ोटोग्राफ बनवानी है। इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी वगैरह कराने होते हैं। सो वो माइनर मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। सो ओवरऑल लेट्स से अगर आपकी 52,000 वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है तो आप फर्दर और इसमें ऐड कर लें अप्रॉक्सीमेटली 60,000 पर एप्लीकेशन। अच्छा, अगला सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं, वो हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिए हैं, मैंडेटरी एज वेल एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन क्या है या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके उन 4 पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप नेचुरली मज़ीद डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइम पीरियड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, टाइम पीरियड आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस आपने DS 160 फॉर्म जब सबमिट कर दिया उसके बाद आपने कितने दिनों में फ़ी पे की है, आपने उसके कितनी बाद जाके इंटरव्यू की अपना डे स्केड्यूल किया है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर लेट्स से आपने DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म 1 जनवरी को सबमिट किया और आपने फ़ी पे कर दी 2 जनवरी को वेरी नेक्स्ट डे और आपने अपना इंटरव्यू स्केड्यूल किया है आफ्टर 2 वीक्स विच इज़ लेट्स से 17 जनवरी। सो ये तो आपकी एक नॉर्मल टाइमलाइन 2 वीक्स की आ गई फ्रॉम DS 160 एप्लीकेशन सबमिशन टू योर इंटरव्यू डे। अब इंटरव्यू डे के बाद जो काउंसलर ऑफिसर है यूजुअली वो 2 से 3 हफ्तों का टाइम लेते हैं इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड। बाज़ सूरतों में 3 हफ्तों से ज़्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि या तो वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दें या वो आउटराइटली रिजेक्ट कर दें, या अगर वो डाउटफुल हैं तो वो फिर आपसे कुछ सवालात भी करते हैं। ईमेल आपको किया जाता है जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस होती है। सो उस सिनेरियो में अगेन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उन पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं। और मेरी फैमिली की सिचुएशन में पूरे 2 महीने लगे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम DS 160 एप्लीकेशन सबमिशन डेट, वहाँ से लेके 2 महीने लगे टिल आई गॉट माई USA वीज़ा अप्रूव्ड। वन फाइन डे आई रिसीव्ड एन ईमेल कि जी आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। जब वो ईमेल आती है तो उसमें ये नहीं बताया जाता कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, यू जस्ट रिसीव एन ईमेल और आपको वहाँ जाना होता है और अपना पासपोर्ट खोल के देखना होता है कि वेदर इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो एनी हाउ इन माई केस फ्रॉम DS 160 फॉर्म सबमिशन टिल गेटिंग द वीज़ा इट टुक 2 मंथ्स। एक और सवाल ये पूछा जाता है कि वीज़ा मिलने के बाद क्या मैं US में एंटर हो सकता हूँ या नहीं। तो इसका जवाब है ज़रूरी नहीं है। वीज़ा
एक्चुअली गारंटी नहीं करता है आपकी एंट्री यूनाइटेड स्टेट्स में। वीज़ा आपको अलाउ करता है एज अ फॉरेन सिटीज़न कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के पोर्ट ऑफ एंट्री जो कि एयरपोर्ट है, या अगर आप समंदर से ट्रैवल कर रहे हैं तो सी पोर्ट होगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, जिसे CBP कहते हैं, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपको यूएस के अंदर एंटर होने का अप्रूवल मिलना चाहिए या नहीं। और जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से आपकी फ़्लाइट है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो जैसे ही आप यूएस के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ जो कस्टम एंड प्रोटेक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है, जो आपका पासपोर्ट चेक करता है, जिसे पासपोर्ट कंट्रोल प्रोसेस भी कहते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं वेदर टू लेट यू इन टू द यूनाइटेड स्टेट्स और नॉट। वो एक स्टैम्प लगाते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ डेज़ आपको बताए जाते हैं यूजुअली कि आप इतने नंबर ऑफ़ डेज़ तक के लिए अलाउड हैं यूएस में एंटर होने के लिए, और फिर आपने वापस जाना है। और बाज़ सूरतों में अगर उनको डाउट होता है तो वो आपकी एंट्री रिजेक्ट भी कर देते हैं। इन दैट केस एयरपोर्ट से आपको वापस अपने कंट्री डिपोर्ट होना पड़ता है। एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या आपको विज़िटर वीज़ा बर्थ टूरिज़म के लिए मिल सकता है या नहीं। तो क्या बर्थ टूरिज़म एक वैलिड रीज़न है यूएस टूरिस्ट वीज़ा के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप इस इंटेंशन से जा रहे हैं कि आपने अपनी बेबी वहाँ डिलीवर करनी है फॉर यूएस सिटीज़नशिप, सो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव रीज़न फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा, और यूजुअली केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। However, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस या ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो जाती है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप किसी एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से इसके बारे में डिस्कस करें। और अगला और आखिरी सवाल आज का वो ये है कि क्या इन केस ऑफ रिजेक्शन आप अपील कर सकते हैं? नहीं, आप अपील नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक मरतबा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है देन इट्स रिजेक्टेड। आप फिर एक नए तरीके से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और ये सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। दिस वॉज टुडेज़ व्लॉग। आज के व्लॉग में हमने यूएसए टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस को कम्प्लीटली कवर किया, हमने डॉक्यूमेंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और साथ ही सबसे अहम पूछे जाने वाले यूएस टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से क्वेश्चंस उनको भी हमने डिस्कस किया। सो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आई रियली होप कि अगर आप लोग यूएसए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत हेल्प आउट करेगा इन गेटिंग योर वीज़ा अप्रूव। नेक्स्ट व्लॉग इज़ गोइंग टू बी पार्ट 3 ऑफ यूएसए टूरिस्ट वीज़ा, जो कि बेस्ड होगा इंटरव्यू डे पे। इंटरव्यू डे पे जब आप जाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरव्यू क्वेश्चंस को आपने कैसे आंसर करना है। मैं आपसे अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगी कि जब हम लोग इंटरव्यू डे पर गए थे तो हमारे साथ क्या सिचुएशन हुई थी। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड डेफिनेटली शेयर इट विद यू। सो इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे वीज़ा प्रोसेस का। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। और उसके बाद सिंस वी विल ट्रैवलिंग टू टर्की, तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। आई विल बी शोइंग यू डिफरेंट प्लेसेस और हम क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वी डोंट नो, बट आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेटवर्क, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट यू स्टे ट्यून्ड विद आवर गुड टाइम्स फैमिली एंड कंटिन्यू टू वॉच दीज इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। आई विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।